Our video does not provide medical advice, diagnosis, or treatment. This content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this channel. कास इंडिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल के तनाव भरी जिंदगी में जोड़ों में दर्द से संबंधित समस्याएं आम हो गई है। खराब जीवन शैली, फास्ट फूड खाने और एक्सरसाइज न करने के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है। जोड़ों के दर्द का ही एक रूप हिप जॉइंट का दर्द भी है। आमतौर पर लोगों को यह समस्या चोट लगने, गिरने या फ्रैक्चर की वजह से होती है, लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर श्रेणी की एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में हिप जॉइंट का दर्द होना काफी सामान्य होता है। दोस्तों, यह वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। हमने इस वीडियो में उन जानकारियों को आपसे शेयर करने की कोशिश की है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में आमतौर पर हिप जॉइंट में दर्द की समस्या होती है। यह सूजन अक्सर सैक्रोइलियाक जोड़ों से शुरू होती है। यह वह हिस्सा है जहां रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा जुड़ा होता है। एसआई जॉइंट में सूजन एंथेसाइटिस भी पैदा कर सकता है। इसकी वजह से टखनों, पैरों, घुटनों, पसलियों और कंधों सहित अन्य जोड़ भी प्रभावित हो सकते हैं। ज्यादातर मरीज यह सोचते हैं कि एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मुख्य रूप से स्पाइन को प्रभावित करता है और मरीज अपना ज्यादातर ध्यान रीढ़ को समस्या मुक्त करने की ओर केंद्रित करता है। लेकिन इस रोग में कूल्हे का प्रभावित होना उतना ही आम है जितना रीढ़ की हड्डी। दरअसल रीढ़ की हड्डी का संपूर्ण बेस आपका कूल्हा ही होता है। अगर कूल्हे में समस्या हुई और इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो रीढ़ की हड्डी भी समस्याग्रस्त होने लगती है। इसलिए कई विशेषज्ञ रीढ़ की हड्डी के साथ कूल्हे को भी लेकर सतर्क और जागरूक रहने की सलाह देते हैं। वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में क्लिनिकल हिप इन्वॉल्वमेंट का प्रसार 24% से 36% तक बताया गया है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों में रेडियोग्राफिक हिप गठिया की व्यापकता 9% से 22% तक होती है। रिपोर्ट के लेखक ने खासतौर से इसका उल्लेख किया है। इसके लिए सिनोवियल सूजन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार की पुरानी सूजन की वजह से हड्डी का क्षरण होता है और जोड़ों का स्थान सिकुड़ जाता है। कूल्हों में होने वाली ऐसी क्षति वैसी ही हो सकती है जैसी एक अलग प्रकार की सूजन संबंधी गठिया में देखने को मिलती है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में रूमेटाइड गठिया कहा जाता है। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले मरीजों में हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट उच्च स्तर की विकलांगता से जुड़ी होती है, जबकि इस रोग के मामले में शारीरिक परिवर्तनों को एक्स-रे के माध्यम से दिखने में कई वर्ष लग सकते हैं। यानी समस्या आपके शरीर में शुरू हो भी चुकी होगी तो जल्दी एक्स-रे में नहीं दिखेगी। यही कारण है कि इस रोग का निदान करना अन्य रोगों के मुकाबले कुछ अधिक जटिल साबित होता है। हालांकि एमआरआई स्कैन एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित शारीरिक परिवर्तनों का पता लगाने के लिए ज्यादा उपयोगी माना जाता है, लेकिन इस जांच की लागत इतनी ज्यादा होती है कि एक सामान्य मरीज के लिए तत्काल एमआरआई कराना आसान नहीं होता। एमआरआई समय पर नहीं होने से रोग के निदान में भी काफी वक्त लग सकता है। इसके बाद जब तक इस बीमारी के बारे में पता चलता है, शरीर में नुकसान हो चुका होता है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ समझने की बात यह है कि मरीज की अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते एमआरआई करवाने में देर करता है, और जब वो किसी तरह आर्थिक संसाधन जुटाकर एमआरआई करवाता है तब तक हिप जॉइंट में परिवर्तन हो चुका होता है। जब एमआरआई की जांच रिपोर्ट सामने आती है तब पता चलता है कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है। यानी इस बीमारी के उपचार में प्रमुख बाधाओं में से एक आर्थिक समस्या है, जिसके कारण समय पर मरीज उपचार नहीं करवाते।
हिप जॉइंट में दर्द और अन्य लक्षणों के प्रबंधन में मुख्य लक्ष्य दर्द को दूर कर गतिशीलता बनाए रखने का होता है। इसके अलावा मरीज को अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में भी नियमित और समयबद्ध प्रयास जारी रखना चाहिए। इससे विकलांगता की संभावना कम होती है और शरीर बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद गतिशील बना रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी चालाक बीमारी है जो इस मौके की तलाश में होती है कि आप कब आराम की मुद्रा में आए और वह अपना काम तेजी से शुरू कर दे। हिप जॉइंट और अन्य हिस्सों में भी होने वाले दर्द का प्रबंधन आमतौर पर घरेलू उपचार, व्यायाम, वजन संतुलित रखकर शारीरिक उपचार के तौर पर किया जा सकता है। जब मामला हद से आगे बढ़ जाए, पीड़ा असहनीय हो जाए और कोई और विकल्प शेष न बच गया हो तो अंतिम उपाय के रूप में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ती है। एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में कई बार इन उपायों से काफ़ी राहत भी मिलती है और कई बार ज़रूरत के मुताबिक राहत नहीं भी मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर उपाय करना ही एक बेहतर विकल्प होता है। हिप जॉइंट पेन से राहत के लिए आजमा सकते हैं ये उपाय। हीट या कोल्ड थेरेपी। गर्म और ठंडी थेरेपी दर्द के मामले में माना हुआ उपाय है जिसे अगर तरीके से किया जाए तो इसका लाभ मिलता है, लेकिन एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में ज़्यादा जरूरी यह है कि पहले आप यह पता लगाएं कि आपके लिए हीट या सिर्फ कोल्ड थेरेपी कारगर है। इन तीनों में से कोई एक तरीका आपको जरूर राहत दे सकता है। कई बार हीट कोल्ड कॉम्बिनेशन राहत दे सकती है। एक बार आपको यह सूत्र मिल जाए कि आपके शरीर को कौन सी थेरेपी फायदा पहुंचा रही है, फिर आप कुछ हद तक राहत में आ सकते हैं। वैसे अक्सर ऑर्थो न्यूरो पेन में कोल्ड थेरेपी ज़्यादा कारगर साबित होती है। अगर किसी की गर्दन में दर्द है और वह दर्द कंधे और कॉलर बोन तक रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो कोल्ड पैड से थेरेपी करने पर राहत मिल सकती है। ज़्यादातर मामलों में यह भी देखा गया है कि कूल्हे की दर्द में हीट थेरेपी ज़्यादा कारगर है। कुछ मरीजों में दोनों ही थेरेपी कारगर होती है। ध्यान रहे कि कोई भी थेरेपी 20 मिनट से अधिक न करें और दिन में 2 से 3 बार ही करें। ज़्यादा करने पर हड्डियों में पानी भरने या किसी और तरह की समस्या भी हो सकती है। आप विकल्प के तौर पर गुनगुने पानी से स्नान भी कर सकते हैं। दरअसल इस सब के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि चिकित्सकीय विज्ञान का सामान्य नियम ही काम करता है। कोल्ड थेरेपी के मामले में 20 मिनट आप दर्द वाले स्थान और उसके आसपास जब आइस या कोल्ड पैक रखते हैं तो यह दर्द वाले क्षेत्र को सुन्न कर देता है और आपके मसल्स और नर्व को रिकवर करने का मौका मिल जाता है। कोल्ड थेरेपी करते हुए आइस पैक और त्वचा के बीच एक पतला कपड़ा जरूर रख लें। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कोल्ड या आइस पैक पर निर्देश लिखा रहता है कि इसके अंदर मौजूद लिक्विड में कुछ रासायनिक प्रभाव हो सकता है जो आपकी त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फोम रोलर से पाएं राहत। फोम रोलर फोम का एक बेलनाकार टुकड़ा होता है जिसका उपयोग आप अपने कूल्हों सहित अपने शरीर के अन्य क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। इसके 2 लाभ हैं, एक तो इससे मसाज मिलता है तो दूसरा रक्त की आवाजाही को भी यह सुचारू करने में मदद करता है। सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास फोम रोलर है तो मालिश के लिए आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस दिशा में ज़्यादातर स्टडी में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि कूल्हे के दर्द में फोम रोलर काफ़ी फायदेमंद है। इसे भी आजमाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मसाज हल्के हाथों से ही और सीमित समय के लिए ही करें। वैसे भी अगर एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से प्रभावित मरीज ज़्यादा दम लगाकर मसाज ले तो यह फ़ायदा करने के बजाय दर्द और सूजन बढ़ा देता है। इस बात की जानकारी बहुत कम ही लोगों को है। इसलिए यह ध्यान रखें कि अगर आप एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं तो कभी भी दम लगाकर मसाज लेने की सोचिए भी मत। फोम रोलर को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण किसी भी फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ से लिया जा सकता है। इस प्रशिक्षण को लेने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो किसी तरह का जोखिम नहीं रह जाएगा। स्ट्रेचिंग।
स्ट्रेचिंग से कूल्हे के दर्द और जकड़न दोनों को कम करने में मदद मिल सकती है अगर यह सुबह के समय किया जाए। ऐसा इसलिए कि सुबह में की गई स्ट्रेचिंग आपको दिन भर गतिशील बनाए रखने में मदद करेगी। इससे आपको मानसिक रूप से भी राहत मिलेगी। इस मामले में भी पहले किसी फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ से प्रशिक्षण लेना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ज़्यादा वजन है तो कम करने में जुटना रहेगा फायदेमंद। अतिरिक्त वजन है तो इसे कम करने में ही भलाई है। ऐसा करने से आप सीधे तौर पर अपने कूल्हों को राहत देंगे क्योंकि आपके अतिरिक्त वजन को उठाने की जहमत आपका कूल्हा ही तो उठाता है। पहले से ही समस्याग्रस्त कूल्हे को और अधिक वजन उठाना पड़े तो स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। वजन कम करने से अन्य जोड़ों में भी दर्द से राहत मिलेगी। वर्ष 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि एक व्यक्ति जितना अधिक वजन कम करता है उतना ही कम जोड़ों का दर्द होता है। उस अध्ययन में पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले 8 मरीजों को शामिल किया गया था। यह सभी असामान्य वजन वाले मरीज थे। विशेषज्ञों ने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 10% से 20% वजन घटाने से दर्द कार्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता में 5% वजन घटाने वालों के मुकाबले बेहतर होता है। मतलब यह कि आप अपने अतिरिक्त वजन में से जितना घटाएंगे उतनी अधिक राहत भी पाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक वजन कम करने से सूजन में भी राहत मिलती है। 2018 की ही एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार मोटापा निम्न श्रेणी की सूजन को ट्रिगर भी करता है और उसे बनाए भी रखता है। जितनी अधिक सूजन होगी उतना ही अधिक दर्द का अनुभव भी होगा। अनियंत्रित सूजन अंततः संयुक्त क्षति और विकलांगता की ओर ले जाती है। सामान्य व्यायाम सभी के लिए अच्छा है और यह आपके शरीर को मजबूत और लचीला बनाए रखने में मदद करता है। नियमित व्यायाम का विशेष लाभ यह है कि यह आपका वजन कभी असामान्य नहीं होने देगा। अगर आपका वजन संतुलित रहेगा तो कूल्हों और अन्य जोड़ जो सूजन से प्रभावित हैं उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं होगा। अगर सूजन और दर्द वाले हिस्से पर असामान्य रूप से दबाव न पड़े तो आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। जोड़ों पर अत्यधिक या असामान्य दबाव या तनाव नुकसान को हवा दे सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मुताबिक व्यायाम आपके एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के उपचार योजना का खास हिस्सा है। यह इस बीमारी के कुछ प्रभाव को कम करने में भी सहायक है। इसके अलावा यह शरीर को लचीला और सक्रिय रखने में भी कारगर है अगर व्यायाम नियमित किया जाए। दर्द ज़्यादा रहने की स्थिति में व्यायाम करने से बचना चाहिए। दर्द कम होने के बाद आप दोबारा व्यायाम कर सकते हैं। हिप जॉइंट को सही रखने के लिए व्यायाम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप पहले अपने रूमेटोलॉजी विशेषज्ञ से इसकी चर्चा करें। वह आपकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी इमेजिंग या रेडियोलॉजी से संबंधित जांच करवा सकते हैं। जब वह आपको आपके जोड़ों की ताज़ा स्थिति के बारे में बताएंगे तो यह जानकारी आप किसी विशेषज्ञता प्राप्त फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ से शेयर कर सकते हैं। वह आपके रूमेटोलॉजिस्ट की राय के आधार पर आपके लिए वैसे व्यायाम निर्धारित कर सकते हैं जो खासतौर से आपके हिप जॉइंट को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। सामान्य तौर पर ज़्यादातर एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोगों को यह पता है कि चलना, तैरना, साइकिल चलाना, योग और पिलेट्स इससे आराम पाने और दुष्प्रभाव से बचाए रखने का सुरक्षित तरीका है। उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों जैसे तेज दौड़ना और उछलना समस्या बढ़ा भी सकता है और कई बार घातक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा है या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी चुनिंदा विषय पर वीडियो बनाएं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हमारे अन्य उपयोगी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें। आगे भी हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्द ही एक नए और उपयोगी विषय के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।